दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने लाखों भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्से की आग जला दी। एक ऐसा दिन जब निहत्थे और मासूम लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसा दी गईं। आज भी अमृतसर के जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान उस दर्दनाक दिन की गवाही देते हैं। वहीं मौजूद शहीदी कुआं उन सैकड़ों लोगों की कहानी सुनाता है जिन्होंने गोलियों से बचने के लिए उसमें छलांग लगा दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अपने ही शासन के अधीन रहने वाले निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का फैसला कर लिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। साल था 1914। पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप के बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल था और उसे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लाखों सैनिकों की जरूरत थी। उस समय भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया कि अगर वे इस युद्ध में उनका साथ देंगे तो युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को अधिक अधिकार दिए जाएंगे और धीरे धीरे स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस वादे पर भरोसा करके लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक और मजदूर ब्रिटिश सेना की मदद के लिए भेजे गए। हजारों भारतीयों ने फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में अपनी जान गंवाई। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज अपना वादा निभाएंगे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद हुआ बिल्कुल उल्टा। अंग्रेजों ने अधिकार देने की जगह भारतीयों की आज़ादी को और अधिक कुचलना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान लागू किया गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीयों पर उसी तरह का नियंत्रण हमेशा बना रहे। इसी उद्देश्य से एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट कर रहे थे। समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाए जिससे वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सके। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना मुकदमे के महीनों तक जेल में रखा जा सकता था। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती थी और सार्वजनिक सभाओं को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था। पूरा देश इस कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। महात्मा गांधी ने पहली बार पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल हुई। दुकानें बंद रहीं, व्यापार ठप्प हो गया। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। हर तरफ केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, रॉलेट एक्ट वापस लो। इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा पंजाब। पंजाब के अमृतसर शहर में 2 नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू। दोनों लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरने लगी थी। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अधिकारियों ने दोनों नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाया, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे उन्हें गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और शहर से बाहर भेज दिया गया। जब यह खबर अमृतसर में फैली तो पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों लोग अपने नेताओं की रिहाई की मांग लेकर सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने बिना किसी गंभीर चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। कई लोग वहीं गिर पड़े। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। अब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। कुछ जगहों पर हिंसा हुई। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। कुछ अंग्रेज अधिकारी भी भीड़ के हमलों का शिकार बने। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि अमृतसर को किसी भी कीमत पर शांत करना होगा। यही वह समय था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर पहुंचा। डायर का स्वभाव बेहद कठोर था। वह भारतीयों को बराबरी का इंसान नहीं मानता था। उसका मानना था कि अगर भारतीयों में डर बैठा दिया जाए तो वे कभी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अमृतसर पहुंचते ही उसने शहर में कई प्रतिबंध लागू कर दिए। 4 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई, लेकिन यह सूचना शहर के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकी। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 का दिन आ गया। यह पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार था, बैसाखी।
दूर दूर के गांवों से हजारों किसान अपने परिवारों के साथ अमृतसर पहुंचे। कई लोग स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए थे। दर्शन के बाद लोग पास स्थित जलियांवाला बाग में आराम करने लगे। उसी दिन शाम को रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा भी रखी गई थी। धीरे धीरे जलियांवाला बाग लोगों से भरने लगा। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपने परिवार के साथ बैठी थीं, किसान दिन भर की थकान मिटा रहे थे, कुछ लोग भाषण सुन रहे थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखा जाने वाला है। उधर जनरल डायर को सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हैं। उसने बिना देर किए लगभग 90 सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। इन सैनिकों के पास राइफलें थीं और भरपूर गोलियां भी। डायर का इरादा भीड़ को समझाने का नहीं था। उसका उद्देश्य था एक ऐसा सबक सिखाना जिसे भारत कभी भूल ना सके। शाम करीब 5 बजे डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ चुका था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। बैसाखी के त्योहार की रौनक अभी भी अमृतसर की गलियों में दिखाई दे रही थी, लेकिन जलियांवाला बाग की ओर बढ़ रहे जनरल रेजिनाल्ड डायर के मन में किसी उत्सव की नहीं, बल्कि कठोर कार्रवाई की योजना चल रही थी। कुछ ही देर में वह अपने सैनिकों के साथ बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर आने जाने का रास्ता बहुत संकरा था। सैनिकों ने उसी रास्ते पर अपनी पोजीशन ले ली। अब अंदर मौजूद हजारों लोगों के लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो चुका था। बाग में मौजूद अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं था कि शहर में सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत से लोग तो केवल बैसाखी के अवसर पर परिवार के साथ घूमने आए थे। कुछ लोग भाषण सुन रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ परिवार पेड़ों की छाया में बैठे थे। और तभी बिना किसी लंबी चेतावनी के जनरल डायर ने अपने सैनिकों को निशाना साधने का आदेश दिया। अगले ही पल गोलियों की आवाज पूरे बाग में गूंज उठी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही सेकंड में खुशी का माहौल चीखों में बदल गया। जो लोग बैठे हुए थे वे घबराकर उठे, जो खड़े थे वे भागने लगे। लेकिन हर दिशा में दीवारें थीं और बाहर जाने का रास्ता सैनिकों से घिरा हुआ था। भागते हुए लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। कई लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। माएं अपने मासूम बच्चों को सीने से लगाकर इधर उधर दौड़ रही थीं, लेकिन गोलियां लगातार चलती रहीं। डायर ने सैनिकों को उन स्थानों पर निशाना लगाने के निर्देश दिए जहां सबसे अधिक भीड़ दिखाई दे रही थी। उसका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, वह अधिक से अधिक लोगों को हताहत करना चाहता था। बाग में मौजूद लोगों ने जब देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो कई लोग बीच में बने कुएं की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि शायद कुएं में कूदकर वे अपनी जान बचा सकेंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह कुआं लोगों से भर गया। बाद में वहां से अनेक शव निकाले गए। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रूह कांप उठी। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। जब तक सैनिकों के पास मौजूद अधिकांश कारतूस खर्च नहीं हो गए तब तक फायरिंग जारी रही। इसके बाद डायर अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला गया, लेकिन उसने घायलों की मदद करने का कोई आदेश नहीं दिया। रात होते होते पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग घंटों तक वहीं पड़े रहे। कई लोग समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ बैठे। की खुली हवा में सांस लेते हैं तब हमें उन सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को याद करना चाहिए जिनके बलिदान ने इस देश को स्वतंत्र बनाने की राह तैयार की। अगर हम उनके संघर्ष, साहस और बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहेंगे तभी उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।